नमस्कार, जीजी एजुकेशन पॉइंट में मैं गार्गी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। ये मेरी इसकी सेकंड वीडियो है। ये 14/10/2022 का क्वेश्चन पेपर है। इसकी मैंने ये सेकंड वीडियो बनाई है। 20 क्वेश्चन पिछले वाले पार्ट में थे और 20 क्वेश्चन ये इस पार्ट में दिए हैं मैंने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सी संदर्भ शैली रेफरेंसिंग व्यवसाय, इतिहास और कला के क्षेत्र में शोध के लिए प्रयुक्त होती है? एपीए शैली नहीं, एमएलए शैली हाँ, एमएलए शैली जो है इसके लिए उपयुक्त होती है। शिकागो स्टाइल नहीं होता और ई शैली भी नहीं होती। तो हमारा आंसर व्यवसाय, अध्ययन, कला और क्षेत्र के अनुसंधान के लिए एमएलए परामर्श शैली का उपयोग होता है। ठीक है, ये सही है। अब ये वाला क्वेश्चन है, गुलाब सुगंधित होते हैं के तर्क वाक्य का मानक रूप है। देखिए, इसका मानक रूप बताना है, मतलब ये कि इसके स्टैंडर्ड में क्या सही आएगा। कुछ गुलाब सुगंधित होते हैं, यहाँ गुलाब कुछ की बात नहीं कही गई है, केवल गुलाब की बात हो रही है ना। कुछ सुगंधित वस्तुएं गुलाब नहीं है, ये नेगेटिव वाला तो होगा ही नहीं। कोई भी सुगंधित वस्तु गुलाब नहीं है, ये भी नहीं होगा। सभी गुलाब सुगंधित वस्तुएं हैं, ये वाला इसके इस नॉर्म्स को पूरा करता है। गुलाब सुगंधित होते हैं सभी, यहाँ पर आ गया। यहाँ गुलाब की कोई वो नहीं दी है ना कैटेगरी, नॉर्म्स नहीं दिए हैं, यहाँ पर इन्होंने नॉर्म्स दे दिए। सभी गुलाब सुगंधित वस्तुएं हैं, तो हमारा डी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। हाँ, डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिर्निहित अभिप्रेरणा बहिर्निहित अभिप्रेरित विद्यार्थी पुरस्कार और प्रशंसा से संचालित होते हैं। हाँ, जिन्हें बाह्य वातावरण से फीडबैक मिलता है वो मोटिवेट होते हैं इन चीजों से। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। अंतर्भूत अभिप्रेरित विद्यार्थी ऐसे किसी विषय में संलग्न रहते हैं जो उन्हें व्यक्तिगत संतुष्टि प्रदान करता है। हाँ, अंतर्निहित मतलब इंट्रोवर्ट बच्चे जो होते हैं, तो व्यक्तिगत संतुष्टि उनके लिए जो होती है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन जो उनके लिए होता है वो मान्य होता है। तो दोनों कथन सही हैं, इसका आंसर आएगा आपका ए, बोथ आर ट्रू। देखते हैं, हाँ जी, बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट है, विशेष कक्षा संप्रेषण के फलस्वरूप होगा। क्या होगा विशेष कक्षा संप्रेषण के फलस्वरूप? अध्यापन का संस्थाकरण, उल्लेखनीय विद्यार्थी उपलब्धि, विद्यार्थी के केंद्र क्षेत्र में परिवर्तन या सहमति का निर्माण। देखिए, हमें ये बता रहा है फलस्वरूप होगा। ठीक है, विशेष कक्षा के फलस्वरूप, तो क्या होगा इसमें? होगा उल्लेखनीय विद्यार्थी उपलब्धि। इसका आंसर जो है बी, ये ठीक है। छात्रों के साथ एक सकारात्मक अच्छा संचार, विश्वास, सलाह, प्रभावी कक्षा प्रबंधन शामिल है। कक्षा में एक सकारात्मकता को सीखने का माहौल बनाने के लिए ये सभी कारक महत्वपूर्ण हैं। विशेष कक्षा संप्रेषण के फलस्वरूप संबंध में उल्लेखनीय विद्यार्थी उपलब्धि होगी। ठीक है, क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में ओरिजिनल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर एजेंस में संसाधनों में से किसके लिए किसकी सदस्यता के दायरे का विस्तार करने के लिए किया गया है? संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों की, सार्क देशों के, मध्य पूर्व के देशों की या उप सहारा अफ्रीका के क्षेत्रों की? क्योंकि ये इंटरनेशनल है तो किसके लिए होगा? ऑल मेंबर्स के राज्यों की, सभी सदस्यों की। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तर्क में कौन आकारिक तर्क है? सभी एथलीट खिलाड़ी हैं, कोई अभिनेता एथलीट नहीं है, अतः कोई अभिनेता खिलाड़ी नहीं है। ठीक है, तो इससे संबंधित बताना है। प्रमुख पद की अवैध प्रतिक्रिया तर्क दोष है, गौण पद की अवैध प्रक्रिया तर्क दोष है, व्यापवर्तक आधारित तर्क दोष है या अस्तित्ववाद का तर्क दोष है। देखिए, इसमें यहाँ पर कही गई है सभी और यहाँ पर आ गया यहाँ पर कोई। ठीक है, तो कौन सा दोष है? प्रमुख पद की अवैध प्रक्रिया का दोष। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है इसमें आंसर। निम्नलिखित में से कौन परिमाणात्मक शोध विधियों को प्रदर्शित करता है? पहला है प्रत्यक्ष साक्षात्कार, सेकंड है सर्वेक्षण शोध, थर्ड है केंद्र समूह,
फोर्थ है सह संबंध शोध और वर्णनात्मक शोध। ठीक है, तो इसमें से हमें बताना है कि परिमाणात्मक शोध को कौन प्रदर्शित करता है। देखिए, परिमाण का मतलब होता है नाप लेना या कोई निश्चित अंकन या मात्रा में कार्य करना, है ना। तो इसके लिए हम सर्वे विधि का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। सह संबंध शोध का यूज कर सकते हैं, इसमें भी हम मापन करते हैं, और वर्णनात्मक शोध में भी मापन करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा ठीक बैठेगा। ये बैठेगा बी, डी एंड ई ओनली। ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिकों ने निम्नलिखित में से किन प्रमाणों को वैध स्वीकार किया है। पहला है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपधारणा, शाब्दिक साक्ष्य और तुलना। देखिए, प्रत्यक्ष होता है, अनुमान भी होता है, उपधारणा नहीं होता, यहाँ पर होता है धारणा। ठीक है, शाब्दिक साक्ष्य और अनुमान। तो हमारा कौन सा ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है। तो बाकी देखते हैं ए बी डी ई, ए बी डी ई, ये है हमारा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, हाँ, सी वाला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है, वह आरेखन जो प्रत्ययों के बीच संबंधों की रूपरेखा तैयार करता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, यहाँ पर आ रहा है कॉन्सेप्ट या प्रत्यय, तो प्रत्यय संप्रत्यय। ठीक है ना, तो इससे इसको देख लेंगे कि इसमें किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमारा आंसर होगा बी, कॉन्सेप्ट मैप। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने सबके बारे में दिया है, अवधारणा नक्शा या वैचारिक आलेख, अवधारणाओं के बीच सुझाव दिए संबंधों की एक चित्र द्वारा को एक की जगह को होगा, ये एक चित्र द्वारा दर्शाता है। यह डिजाइनरों, इंजीनियरों, तकनीकी लेखक और दूसरों को संगठित करने और संरचना ज्ञान का उपयोग करने वाले एक ग्राफिकल उपकरण है। ठीक है, एपिसोडिक मेमोरी क्या है, जहां पर हम कार्य को पूरे दिन में धीरे धीरे करते रहते हैं, है ना, और वो हमारा क्रम चलता रहता है लगातार रोजाना। तो वो एपिसोडिक मेमोरी होती है जो हम प्रसंगात्मक कार्यों को करते हैं। ठीक है, अब सारी विचारणा क्या है, जब किसी बालक का चिंतन में अनेक विकल्प और विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलाने का अवसर दिया जाता है, तो उसे अपसारी चिंतन कहते हैं। ठीक है, सम्मिलित अभिज्ञान क्या है, हमारे पूरे जीवन से जुड़ा हुआ अभिज्ञान या ज्ञान जो है वो सम्मिलित अभिज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत नहीं आता। निर्देशन, हाँ आता है, निर्देशन भी आता है। नेक्स्ट है दल शिक्षण, ये भी आता है। जांच उपागम इसमें नहीं आता। शिक्षक केंद्रित विधियों में व्याख्यान विधि भी आती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा जो है सी गलत होगा। जांच उपागम शिक्षक केंद्रित विधि में नहीं आता है। प्रच्छा जांच पद्धति पर आधारित शिक्षण एवं अधिगम एक ऐसा दृष्टिकोण है जो छात्रों को मौजूदा ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को प्राप्त करने एवं बोध करने में सहायक होता है। इसके लिए अन्वेषण गतिविधियों, जांच उपागम का प्रयोग कर सकते हैं। इस विधि में वाई में निष्कर्ष निकालने के लिए उच्च स्तरीय सोच, कौशल और चिंतन शक्ति की आवश्यकता होती है। छात्र केंद्रित उपागम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है तापमान अपघटन निम्न में से किस समस्या के समाधान में सहायक होता है। ठीक है, तापमान अपघटन की बात हो रही है, तो यहाँ पर वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं हो सकता। वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण से भी नहीं होता। म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट से हो सकता है, क्योंकि तापमान जो है ठोस चीजों से बढ़ता है। इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट से नहीं हो सकता। देखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों को गर्म करने पर ये रासायनिक रूप से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों को गर्म करने पर वे रासायनिक रूप से विघटित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को तापमान विघटन कहते हैं। तापमान विघटन के लिए प्रायः 500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की जरूरत होती है। यह म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट समस्या के समाधान में सहायता करती है।
यह ठोस पदार्थों के अपघटन की प्रमुख प्रक्रिया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है। इस ये पूछा है इन्होंने, विषयों के नाम दिए हैं और क्षेत्र और विषय वस्तु दी है। ठीक है, काव्य, देखिए काव्य किस चीज से संबंधित है? अन्वीक्षिकी, वार्ता और निरुक्त। ठीक है, काव्य संबंध होगा कृषि और व्यापार पशुपालन से? नहीं। शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र से? नहीं। कल्पना सृजनात्मक साहित्य से संबंधित होगा काव्य। ठीक है ना। अन्वीक्षिकी क्या है? अन्वीक्षिकी ये तर्क शास्त्र से संबंधित होगा। वार्ता जो है कृषि और व्यापार पशुपालन के क्षेत्र में होती है। और निरुक्त का मतलब है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, इटोमोलॉजी। काव्य कल्पनात्मक और सृजनात्मक साहित्य, अन्वीक्षिकी तर्कशास्त्र, वार्ता कृषि व्यापार और निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे गैर वाचिक संप्रेषण के रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है? गैर वाचिक संप्रेषण यानी जिसमें हम बोल नहीं सकते, है ना, ऐसा संप्रेषण जिसमें हम बोल नहीं सकते, केवल हमें दिखाना है। तो देखिए मनोहर स्वर, स्वर में तो हम बोलते हैं। भंगिमाएं जो हम पोस्चर्स दिखाते हैं उसमें हम नहीं बोल सकते। संकेत या जेस्टर्स जो हैं वो उसमें भी नहीं बोलते। और तीसरा है चेहरे की अभिव्यक्तियां, इसमें भी हम केवल फेशियल एक्सप्रेशंस देते हैं। ठीक है, तो ये तीनों होंगे इसके आंसर। ये है बी सी एंड डी, बी सी एंड डी ऑप्शन है हमारा डी। ठीक है, हाँ ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई रूपरेखा की अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है? सेंडाई रूपरेखा की अवधि है 2015 से 30 तक की। ठीक है, इसको पढ़ते हैं क्या दिया है उन्होंने। हाँ, आपदा न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 30 जापान के सेंडाई मियागी में 14 से 18 मार्च 2015 तक आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में इसे अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में आपदा जोखिम की कमी के लिए क्षेत्रीय संगठनों तथा सामाजिक, आर्थिक और मानवीय गतिविधियों के बीच समन्वय और सामंजस्य सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2001 में इसके जनादेश को संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में सुनिश्चित केंद्र बिंदु के रूप में करने हेतु विस्तारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना कहाँ की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना उन्होंने तक्षशिला में की थी। इसका आंसर तक्षशिला होगा। देखिए चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना तक्षशिला में की थी। ठीक है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, वाष्पशील कार्बनिक रसायनों का सांद्रण भूमिगत जल की अपेक्षा सतही जल में 100 से 1000 गुना अधिक होता है। ठीक है, पहली बात तो इन्होंने ये कही है। दूसरी बात इन्होंने कही है, वाष्पशील कार्बनिक रसायनों के शोधन की सर्वाधिक सामान्य विधि उन्हें वातावरण में वातित करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए पहला वाला जो है 100 से 1000 गुना वाला, ये गलत है। ठीक है, और ये वातावरण में वातित करना, इसका मतलब ये ठीक कह रहे हैं। वाष्पशील कार्बनिक रसायनों के शोधन का सर्वाधिक सामान्य विधि जो है वातावरण में वातित करना है, ये ठीक है। इसका ऑप्शन है डी, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक ये कार्बनिक रसायन होते हैं जिनका कमरे में तापमान पर उच्च वाष्प दबाव होता है। उच्च वाष्प दबाव कम क्वथनांक के साथ सहसंबंध होता है जो आसपास की हवा में पदार्थ के अणुओं की संख्या से संबंधित होता है। वीओसी कई सामान्य घरेलू उत्पादों से उत्पन्न होते हैं। बग स्प्रे से लेकर पेंट थिनर तक वाष्पशील कार्बनिक रसायनों की सांद्रण भूमिगत जल की अपेक्षा सतही जल 100 से 1000 गुना अधिक होता है। यह कथन गलत है। ठीक है,
वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के अनुचित निपटान के कारण बेंजीन में समा जाते हैं। वे जमीन में समा जाते हैं। ठीक है, तो सतह के पानी से हवा वाष्पीकरण के मध्य से चले जाते हैं। VOCs के शोधन की सर्वाधिक सामान्य विधि उन्हें वातावरण में वातित करना है, यह सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रमुख विचारार्थ विषय निम्नलिखित में से कौन से थे? ठीक है, हमें ज्ञान आयोग के विचार बताने हैं। पहला है ज्ञान सृजन के क्षेत्र में विकसित देशों को चुनौती देना। सेकंड है भारतीय शिक्षा पद्धति का पाश्चात्यकरण नहीं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान सृजन का को प्रोत्साहन। हाँ, ये बात ठीक है, ज्ञान आयोग का कार्य था। उसके बाद है कृषि एवं उद्योग के क्षेत्र में ज्ञान अनुप्रयोगों को प्रोत्साहन, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षा पद्धति में उत्कृष्टता का निर्माण, ये भी ठीक है। तो हमारा ऑप्शन होगा इसमें C, D and E। तो हमारा ऑप्शन C इज राइट। C, D and E, ये इसमें गड़बड़ लिख गया, इसमें C, D and E इज राइट। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रमुख विचारार्थ विषय हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान सृजन को प्रोत्साहन, कृषि एवं उद्योग के क्षेत्र में ज्ञान अनुप्रयोगों को प्रोत्साहन, 21वीं सदी की चुनौतियों को सामना करने के लिए शिक्षा पद्धति में उत्कृष्टता का निर्माण, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं लाइब्रेरी को नवीनता प्रदान करना। ठीक है, 150 विश्वविद्यालयों की स्थापना करना। ठीक है, ज्ञान आयोग के ये कार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीडिया संदेशों में निम्नलिखित में से किसकी विविध परतें हैं? ठीक है, मीडिया इसमें है युक्तिकरण की, नहीं, युक्तिकरण इसमें यूज नहीं होता है। सम्मिश्रण प्रतिरोध, ये भी नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स रेसिस्टेंट, पॉलीफोर्मिक मीनिंग, बहुरूपी आशय, ये आंसर ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव, प्रतिबंधक अनुष्ठान, ऐसा भी नहीं है। मीडिया संदेशों में बहुरूपी विविध परतें होती हैं। ठीक है, मल्टीमीडिया के रूप में। भारतीय शास्त्रीय तर्क मत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह निगमनात्मक होता है, यह आगमनात्मक होता है। हाँ, ये दोनों बातें ठीक हैं, आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्क होते हैं। यह आकारिक होता है, ये भी ठीक है, फॉर्मल होते हैं। और यह पदार्थीय होता है, ये भी ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन ही ठीक है इसमें। तो A, B, C, D ओनली इसका आंसर होगा। देखें, यह निगमनात्मक एवं आगमनात्मक होता है, यह आकारिक एवं पदार्थीय होता है, ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वेब सर्च इंजन है? डकडकगो है, गूगल है, याहू पहले था अब नहीं है याहू। ठीक है, बिंग भी है, और पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट तो एक वेबसाइट है। ठीक है, तो इसमें से है डकडकगो, गूगल और बिंग। ऑप्शन नंबर A, B and D, इसमें A, B, C, D। C याहू सर्च इंजन माना जाता है। चलो, याहू को इन्होंने अभी भी रखा है इस क्षेत्र में, तो इन्होंने ये वाला ऑप्शन दिया है A, B, C, D। ठीक है, पिंटरेस्ट नहीं माना है इन्होंने। देखते हैं इसमें आंसर। हाँ, इन्होंने B वाला माना है, गूगल, डकडकगो, एलिफेंट, लायन सर्च, बिंग, ओपेरा मिनी, मोज़रेला। तो इन्होंने जो है इसमें याहू वाले को भी इन्होंने सर्च इंजन की श्रेणी में रखा है। ठीक है, इसलिए इनका ऑप्शन नंबर B इसमें आता है। चलिए, ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। 40 क्वेश्चन मैं आपको 2022 के 14 अक्टूबर के पेपर से करा चुकी हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर लेके आऊंगी आपके सामने, और साथ ही एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर भी लेके आऊंगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।